सूरत और गुजरात एक ऐसी जगह है जहाँ पे 24/7 का कल्चर है। पहले के जमाने में कमाने के लिए लोग बाहर जाया करते थे। पिताजी को एक विचार आया कि कल अपने बच्चे बड़े होंगे तो एक अपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो लगभग 92-95 के दशक के बाद एक सूरत ऐसे सामने आया। आज के एंटरप्रेन्योर्स में मैंने ये पाया है कि उसको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पास अगर आप जाते हैं और उसको पूछते हैं कि आपने ये सक्सेस कैसे हासिल की, तो वो खुश होता है बताकर। पिछले 5 सालों में ऑनलाइन बिजनेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी चैनल्स हैं, इनके थ्रू जो लोग बेच रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा पैरेलल सेगमेंट लाखों करोड़ों रुपए का भी शुरू हो गया है। कभी कोई युवक स्ट्रगल कर रहा है, कौन सा स्टेप अपनाना चाहिए जिससे वो बाहर आ? कहाँ आपका बाल्यकाल बीता? बचपन मेरा राजस्थान के अंदर फतेहपुर शेखावाटी, सीकर जिले। नमस्कार, सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के हमारे जो गेस्ट हैं बड़े विशिष्ट हैं, जिन्होंने सूरत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में तो अपना नाम कमाया है, लेकिन एक ऐसे नेटवर्क के रूप में भी अपना नाम कमाया है जो व्यापार के अंदर, परिवार के अंदर और समाज के अंदर लोगों का भला कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव अलायंस के फाउंडर श्री कमल जी देवड़ा का सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के इस पॉडकास्ट सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुरेंद्र जी बंसाली और सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग को मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने विचार साझा करके समाज में एक सकारात्मक बदलाव जो सूरत नेटवर्किंग कर रहा है उसके अंदर अपनी भागीदारी दे सकूं। उसके लिए सुरेंद्र जी का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद। कमल जी, शुरुआत हम करेंगे आपके बचपन से। कहाँ आपका बाल्यकाल बीता, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं या कोई इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर मेरे जीवन यात्रा से टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों को अगर कोई बेनिफिट मिलता है, उनको अगर कोई बूस्टअप मिलता है, कोई मोटिवेशन मिलता है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बचपन मेरा राजस्थान के अंदर फतेहपुर शेखावाटी, सीकर जिले फतेहपुर हुआ है। वहां मेरा प्राथमिक पढ़ाई हुई है और सेकेंडरी एजुकेशन तक मेरा उधर हुआ। उसके बाद सन 1995 में मेरे पिताजी सह परिवार यहाँ पे हमें ले आए। हालांकि वो यहाँ 1992 में आ गए थे। पहले के जमाने में कमाने के लिए लोग बाहर जाया करते थे। कोई साउथ जाता था, कोई बंबई जाता था, कलकत्ते जाने का बहुत ट्रेंड था, बिहार जाने का ट्रेंड था। उसके बाद में आप देखेंगे तो लगभग 92-95 के दशक के बाद एक सूरत ऐसे सामने आया। जो लोग भी सूरत आए वो अगर आप देखेंगे तो 90-92 के से लेकर ही आए। तो उस समय मेरे पिताजी कलकत्ता रहा करते थे और वो साड़ी की खरीदी करने के लिए सूरत आते थे। अच्छा, साड़ी की खरीदी करने सूरत आते थे। तो सूरत उस समय डेवलप हो रहा था। उस समय छोटे छोटे मार्केट बनने शुरू हुए थे। पिताजी को एक विचार आया कि कल अपने बच्चे बड़े होंगे तो एक अपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और इस हिसाब से 1992 में मेरे बड़े भाई साहब की लीडरशिप के अंदर यहाँ पे व्यापार शुरू किया। तब तक मैं छोटा था और अपने गाँव में था, और 10वीं कक्षा पास कर करके फिर मैं और मेरा पूरा परिवार हम लोग यहाँ पे आए। यानी 10वीं की पढ़ाई के बाद में आप सीधा सूरत आ गए? जी, सूरत आके पढ़ाई की या सीधा बिजनेस में? नहीं, मैं सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से हुआ है। हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वो सारा एजुकेशन मैंने सूरत में लिया है। ओके, ये तो आपकी जर्नी हो गई स्टडी की। स्टडी के बाद में व्यापार की तरफ कब टर्न लिया? पढ़ाई के बाद में लोग अलग अलग सेक्टर को चूज करते हैं, तो आपने कपड़ा मार्केट कब चूज किया, कौन से ईयर में? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बचपन में 9वीं-10वीं कक्षा के आजू बाजू मुझे मेरी स्मृति में जो याद है, मैंने ऐसा तय किया था कि मैं ना बिजनेस करूंगा। मेरे दोस्त जो मेरे साथ क्लासमेट में थे, उनमें से किसी के पिताजी डॉक्टर थे, किसी के पिताजी प्रोफेसर थे, किसी के पिताजी इलेक्ट्रिक विभाग में काम करते थे, किसी के पिताजी कृषि विभाग में काम करते थे। तो मैं देखता था कि उनको एक बंदिश है समय की, छुट्टी की, आने जाने की, और वह चीज मुझे टच कर गई। तो मैंने उस दिन तय किया कि मैं व्यापार करूंगा, और व्यापार मेरा पैशन बन गया। एक ये कारण रहा। दूसरा, मैं मारवाड़ी कम्युनिटी में पैदा हुआ। मैंने जब से बचपन जिया तब से मेरे घर में व्यापार ही देखा। मेरे दादा ने व्यापार किया, मेरे पिताजी ने व्यापार किया, तो एक वो पैशन ऑटोमेटिक भी डेवलप हो गया। जैसा बोलते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग की घड़तर जो होता है वो परिस्थितियों के हिसाब से होता है। तो इस तरीके से व्यापारिक परिवार में पला बड़ा होने की वजह से भी मेरी एक थॉट प्रोसेस बन गई कि मेरे को करना व्यापार ही है। इसलिए व्यापार मेरा पैशन है, बिजनेस करना मेरा पैशन बन गया। सीधा कपड़े मार्केट में आया कि इससे पहले और कुछ आ गया? नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, 1992 में मेरे बड़े भाई साहब गणेश देवरा ने श्री संतोष टेक्सटाइल नाम की फर्म शुरू की। कौन सी मार्केट में थी पहली फर्म? हमारी सबसे पहली पुरानी मार्केट है महावीर टेक्सटाइल मार्केट। उस समय गिनी चुनी 5-10 मार्केटें हुआ करती थी, उसमें से एक ही बड़ी ही प्रचलित मार्केट श्री महावीर टेक्सटाइल मार्केट में हमारी दुकान थी, और आज भी है वो।
पुरानी पीढ़ी। और उसके बाद में सन 2000 में एजुकेशन कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके व्यापार में जुड़ गया, और तब से लेकर आज 25 साल हुए मैं एक्टिवली व्यापार कर। महावीर मार्केट के बाद में आप अभी मिलेनियम 2 में हैं। जी, कैसे मिलेनियम 2 में पहुंचे, उसके बीच का कहाँ सफर रहा और कौन कौन सी मार्केट में आपने अपना व्यापार किया? बेसिकली सूरत के कपड़ा का जो, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे पिछले 30 सालों का, तो 3 बड़े बदलाव आए हैं जिसने सूरत की इकोनॉमी को एक लेवल पे पहुंचा दिया है। उसमें पहला बड़ा बदलाव आया है कि आज से 25-30 साल पहले यहाँ पे मिल हुआ करती थी, जो आज भी होती है, जो कपड़ा छापने का काम करती थी। या तो कपड़ा रंगाई होता है या कपड़ा छपाई होता है। इसके अलावा सन 98 से 2000 के बीच में यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का आगमन हुआ। तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना सूरत के लिए, जिसमें लोगों ने अच्छा व्यापार किया, सूरत का नाम हुआ, सूरत ने दूसरे शहरों में जो कपड़े का व्यापार है उसको यहाँ पे खींचा और यहाँ की इकोनॉमी बढ़ी। उसके बाद में 2013-14 और कपड़े के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया, जिसके अंदर जैकार्ड की साड़ियां यहाँ पे बनना शुरू हो गई, रेपियर मशीन्स जो इंपोर्ट होने लगी, डिजिटल का कपड़ा यहाँ बनने लगा, गारमेंट का कपड़ा बनने लगा, सर्कुलर नीटिंग्स आने लगी। तो ऐसे 10-10 साल के अगर आप देखेंगे तो पिछले 30 साल में 3 बड़े फेज हुए। पहला प्रिंट इंडस्ट्री, फिर एम्ब्रॉयडरी, और फिर वैल्यू एडिशन में जैकार्ड और सर्कुलर नीटिंग्स। तो मैंने 10 साल कपड़े का काम प्रिंट में किया। फिर जैसे ही एम्ब्रॉयडरी आने लगी तो हम एम्ब्रॉयडरी की तरफ डाइवर्ट, और हम जब एम्ब्रॉयडरी की तरफ डाइवर्ट हुए तो ज्यादा बड़ी जगह, ज्यादा काम, ज्यादा प्रोसेसेस होने लगे, तो हमें जगह की जरूरत पड़ने लगी। तो तब हमने शिफ्ट किया मिलेनियम मार्केट के अंदर। और फिर उसके बाद और बड़ी जगह, जब व्यापार ग्रोथ होने लगा और बड़ी जगह चाहिए, तो अभी वर्तमान में हमारा सेटअप जो है वो मिलेनियम 2 मार्केट में है, जहाँ पे 10,000 स्क्वायर फीट कारपेट के अंदर हम लोग अपना माल सेल करते हैं। सर जी, बहुत अच्छी जर्नी रही टेक्सटाइल के बारे में, और टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपके साथ में एक बहुत बड़ा नाम कमल देवड़ा का अगर कहीं कहा जाता है तो होता है प्रोग्रेसिव एलायंस। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, ये थॉट कैसे आया? क्योंकि इंटरनेशनल नेटवर्क बहुत सारे काम करते हैं, बीएनआई भी काम करते हैं और काफी सारे ऐसे नाम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे नाम करते हैं, लेकिन एक सूरत स्तर का ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर 5,500 मेंबर अगर जुड़े हुए हैं, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपको प्रोग्रेसिव अलायंस का थॉट कैसे आया? आपने बहुत सही कहा। श्री संतोष टेक्सटाइल के अलावा अगर ईश्वर ने मुझे कोई वरदान के रूप में कोई चीज दी है तो वो है प्रोग्रेस अलायंस, जिसने एक नई पहचान मुझे दी। प्रोग्रेस अलायंस एक नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंसान के 3 मूलभूत जरूरतों को पूरा करती है। तो हमारा जो मिशन जो हम लेके चल रहे हैं वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। सुख, आनंद और खुशी, इसकी प्राप्ति एंटरप्रेन्योर्स को हो। और वो कैसे एंटरप्रेन्योर्स को उसकी प्राप्ति हो, उसके लिए निरंतर पिछले 10 सालों से हम काम कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि हम 5,500 परिवारों तक ये काम पूर्ण कर चुके हैं। हमने 10 लाख लोगों तक इस संभावना को पहुंचाया है कि व्यापार के साथ साथ पारिवारिक खुशी, मानसिक खुशी, आनंद, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना व्यापार है। साथ ही साथ 10 करोड़ लोगों को हमने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से इस संस्था के द्वारा प्रभावित किया है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी संख्या है। और ये आपका, जैसे आपकी व्यापार के अंदर पृष्ठभूमि के होने के बाद में इतना बड़ा नेटवर्क का थॉट, जैसे आपने प्रोग्रेसिव अलायंस, क्योंकि ये एक परिकल्पना है, किसी के दिमाग में ये चीज आए और इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़े, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। क्योंकि कंपनी के अंदर तो बहुत सारी टीम होती है, लेकिन कमल देवड़ा के दिमाग में ये कैसे आया कि इसको शुरू किया जाए, ये मेरे को थोड़ा जानना था कि आपको कौन सी ईयर में ये प्लान आया, स्टार्टिंग के अंदर आपको कौन सी चुनौती आई और किस तरीके से इसको आपने आगे बढ़ाया? तो मैं आपको बताऊं, प्रोग्रेस अलायंस की शुरुआत 2014 में हुई। और जब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपने ये शुरू किया, तो मैं बड़ी ही ईमानदारी से कहता हूं कि ये काम मैंने शुरू नहीं किया। ये ईश्वर की मर्जी से और प्रकृति की जरूरत से शुरू हुआ। व्यक्तिगत रूप से मुझे कभी ऐसा कोई ये नहीं था कि मुझे ऐसी कोई संस्था बनानी है। लेकिन शुरुआती 2014 में कुछ 8-9 लोग थे जो अपने व्यापार में स्ट्रगल कर रहे थे। ओके, और वो 8-9 लोग मिलने लगे एक दूसरे से रेगुलरली। ठीक है। और जब वो मिलने लगे तो एक बात सामने आई कि हमें भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया है। बिल्कुल सही है। हमको भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया है, लेकिन किसी ने किसी को कुछ ना कुछ तो दिया है। ये भी बात बराबर है। बिजनेस की बात करता हूं तो मान लीजिए कि मैं ना सेल्स में मास्टर हूं और आप सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप टीम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं और मैं टीम मैनेजमेंट में स्ट्रगल कर रहा हूं। तो ग्रोइंग टुगेदर के सिद्धांत को,
जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ग्रोइंग टुगेदर को सिद्धांत को अपना करके हम इस संस्था में काम करते हैं। और वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 रुपए का एक सिक्का है और मेरे पास 1 रुपए का एक सिक्का है। अगर मेरा सिक्का मैं आपको दे दूं और आपका सिक्का अगर मैं ले लूं तो हमारे पास कितना कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। एक ही रहेगा। लेकिन आपके पास एक विचार है और मेरे पास एक विचार है। अब मेरा विचार मैं आपके साथ साझा करूं और आपका विचार आप मेरे साथ साझा करो तो अब कितने कितने हो जाएंगे? बिल्कुल दो हो जाएंगे। इस सिद्धांत को हमने पकड़ा कि अगर मेरा सेल्स अच्छा है तो मैं सुरेंद्र भाई को बोलूं, सुरेंद्र भाई आपके सेल्स में मैं आपको ट्रेन करता हूं, और आप बोले यार तेरे को टीम मैनेजमेंट की समस्या है तो मैं तुम्हारी ऑफिस पे आता हूं और इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूं। तो इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते करते, जो फाइनेंस का एक्सपर्ट है वो फाइनेंस किसी का ठीक कर देता है, किसी का टीम मैनेजमेंट में अच्छी आवड़त है वो टीम मैनेजमेंट ठीक कर देता है, किसी को सेल्स करना आता है वो अपने साथी सदस्य को सेल्स सिखा देता है, किसी को R&D आता है वो R&D सिखा देता है, किसी को अकाउंट्स आता है वो अकाउंट सिखा देता है। इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते करते ये संस्था आज यहाँ तक पहुंची जिसमें 5,500 एंटरप्रेन्योर्स इसके अंदर इसका लाभ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस संस्था के द्वारा हमने एक प्रचलित मानसिकता जो हम इंसानों में होती है वो उसको तोड़ा, और वो मानसिकता है अगर मैं इसको दे दूंगा तो मेरा कम हो जाएगा। नॉर्मली हम इंसान जो है, जैसे कि मैं जब व्यापार में शुरुआती में आया तो हमारा व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और मेरे सामने की जो दुकानदार था उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तो मेरे पास ऐसी हिम्मत नहीं थी, इतनी फ्रीडम नहीं थी, हमारे समाज में फ्रीडम नहीं है कि मैं उसके पास जाऊं और पूछूं भैया आप ऐसा क्या करते हो कि आप इतने सारे पार्सल लगाते हो, मेरे 5 पार्सल नहीं लग रहे और आप 50 पार्सल लगा रहे, तो आप बताएं कि मैं भी क्या करूं। ऐसा नॉर्मली हमारे समाज में ये फ्रीडम, ये विचारधारा नहीं है। नहीं। और इसके मूलभूत 2 कारण है। एक तो हमें डर होता है कि वो नहीं बताएगा, और दूसरा अगर उसने ना बोल दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। बिल्कुल। जबकि वास्तविकता ये है कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पास अगर आप जाते हैं और उसको पूछते हैं कि आपने ये सक्सेस कैसे हासिल की, तो वो खुश होता है बता, क्योंकि हम इंसान इस तरीके से जिंदगी जीते हैं कि मेरे पास एक ही लोटा है पानी के लिए, अगर इसने आधा पी लिया तो मेरे लिए आधा बचेगा, तो मैं इसको क्यों दूं। जबकि वास्तविकता ये है कि जीवन एक समुद्र की तरह है जिसमें जितना आप चाहो आप बाल्टी भर सकते हो, जितना मैं चाहूं मैं बाल्टी भर सकता हूं। पर ऐसी सच्चाई होने के बावजूद लोगों के लिए ये सच्चाई अवेलेबल नहीं है। लोग स्केर्सिटी, अच्छा जिसको गुजराती में बोलते हैं कमी है, वैसी जीवन जीते हैं। जीवन विशाल अबंडेंस है, प्रचुरता है, वैसा जीवन हम जीते नहीं है। इसलिए लोग एक दूसरे से सपोर्ट नहीं मांगते और एक दूसरे को सपोर्ट करते नहीं। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जब भी किसी सक्सेसफुल आदमी से अगर उसके बारे में जानना चाहे तो वो बड़ा खुश होता है। ये बात सही है, क्योंकि मार्केट के अंदर हम भी देखते हैं कि सामने वाले ने ब्लैक कांच लगाया तो हम भी ब्लैक कांच लगा के बैठ जाते हैं। एक तरीके से इस तरीके का एक मन में डर रहता है कि हम शेयरिंग बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आपने उस भ्रम को तोड़ा है। और प्रोग्रेसिव एलायंस में ऐसी कौन सी खूबियां है, मैं आज जरूर आपसे जानना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कपड़े का व्यापार किया और मैं कपड़े का व्यापार 25 साल से कर रहा हूं, तो अगर आप मेरे पास आओगे कि कमल में मुझे 5 अच्छे एजेंट चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये ले। हमने उस मानसिकता को तोड़ा कि नहीं, अगर मैं इसको एजेंट का नाम दे दूंगा तो कल ये सेल कर लेगा, तो अरे ये सेल कर लेगा तो तेरा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं जो प्रोडक्ट आज बनाता हूँ, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे जान पहचान वाली कम से कम 100 दुकानें पिछले 5 साल में हो गई, लेकिन वो 5 साल में 100 दुकानें होने के बावजूद मेरी सेल ईयर ओ ईयर बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ये इंसानों की मानसिकता होती है कि एक रोटी है, अगर मैं आधी दूसरे को दे दूंगा तो मेरे लिए आधी बचेगी, और ये हमें विरासत में मिली है, बचपन में मिली है। जब एक बच्चा जिसके पास चॉकलेट होती है और जब उसका छोटा भाई या बहन आता है तो मम्मी कहती है बेटा इसको आधा दो, तो शेयरिंग करने से मेरा कम हो जाता है, इसलिए लोग शेयर नहीं करते। किसको माल बेच रहा हूँ, कहाँ माल बेच रहा हूँ, कौन सी मिल में बना रहा हूँ, कौन सा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, किस एजेंट के थ्रू बेच रहा हूँ, ये जनरली हमारे समाज में, हमारे मार्केट में बहुत ही अनकॉमन चीजें है कि यार ये कैसे शेयर कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग डज नॉट वांट टू शेयर। तो हमने इस मानसिकता को तोड़ा क्योंकि हमने सत्य को जान लिया कि शेयरिंग करने से चीजें बढ़ती है, घटती नहीं है। देवड़ा जी बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रेसिव एलायंस के बारे में सुन रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई कपड़े का व्यापारी, जैसे आज हमारे ऑडियंस सब कपड़े के व्यापारी है, अगर प्रोग्रेसिव एलायंस से वो जुड़ना चाहे तो कौन सा तरीका है जिससे आपसे जुड़ सके? देखिए, प्रोग्रेस अलायंस एंटरप्रेन्योर्स के 360 डिग्री पे काम करता है। 360 डिग्री जब हम बोलते हैं तो हम लाइफ के सभी क्षेत्रों को लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आ गया बिजनेस, साथ ही साथ फैमिली, साथ ही साथ सोशल कंट्रीब्यूशन, स्पिरिचुअलिटी,
हॉबीज, सारे क्षेत्रों पे हम लोग काम करते हैं। दूसरी बात, प्रोग्रेस अलायंस के परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कपड़े का ही व्यापार करो। हाँ, जैसे सूरत में 2 मेन इंडस्ट्री है, एक डायमंड और एक टेक्सटाइल, तो हमारे संस्था के, हमारे परिवार के अंदर भी ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री से हैं। लेकिन इसके अलावा सभी इंडस्ट्रीज, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, कंप्यूटर इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंजीनियरिंग हो, सभी लोग इससे जुड़े हैं। प्रोग्रेस अलायंस का सदस्य, परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का व्यापार होना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर हो तो भी आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक LIC एजेंट हो तो भी आप एक एंटरप्रेन्योर हो। तो कोई भी एंटर प्रोग्रेस अलायंस के साथ जुड़ सकता है अगर वो अपना व्यापार कर रहा है तो। और इसका बड़ा ही सीधा सा प्रक्रिया है। आप प्रोग्रेस अलायंस की, हमारी हर 15 दिन से मीटिंग होती है। अच्छा। 2.5 घंटे की हमारी मीटिंग होती है, जिसमें आने वाले 15 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ उसका वो प्लान बनाते हैं, और फिर वो अपने जिंदगी, अपने बिजनेस में जाते हैं और 15 दिन में एक्शन लेते हैं। फिर 15 दिन में आते हैं और बताते हैं कि मैंने क्या ब्रेक थ्रू पॉज किए, और उसके अंदर उसको सपोर्ट के लिए ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, ट्रेंड लीडर्स होते हैं, जिनके जीवन का मिशन है लोगों को कंट्रीब्यूट करना, और वो लोग फिर उनके जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरीके से प्रोग्रेस अलायंस चलता है। प्रोग्रेस अलायंस में आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस अलायंस में एक बार आकर के देखना है एज ए गेस्ट हम काम कैसे करते हैं। अगर आपको लगे कि ये मेरे काम की चीज है तो आप प्रोग्रेस अलायंस के सदस्य बन सकते हैं। प्रोग्रेस अलायंस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं फिर से कहूंगा, इसका कोई उद्देश्य किसी का पैसा कमाना, नाम कमाना कुछ नहीं है। आपके जीवन में बदलाव, आपके बिजनेस के जो एरियाज है, जैसे कि हमने खुद, मैं अगर एक बिजनेसमैन हूं और मैं जीरो से लेकर यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मैंने देखा कि कुछ 8-10 मेन बिजनेस के इश्यूज होते हैं जो एक बिजनेसमैन चैलेंज फेस कर रहा होता है। सबसे पहला जो एरिया है, सबसे पहला जो चैलेंज है बिजनेस का, दैट इज सेल्स ग्रोथ। अधिकतर लोगों को आज समस्या है सेल्स ग्रोथ। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रेस अलायंस में जुड़ने के बाद एक 5,000 लोगों का एवरेज लिया जाए तो व्यक्तिगत एवरेज जो ग्रोथ है वो 240% एवरेज वार्षिक ग्रोथ है सेल्स के अंदर। अच्छा। किसी ने 700% भी किया तो किसी ने 40% भी किया। एवरेज ग्रोथ रेट प्रोग्रेस अलायंस में जुड़ने के बाद एक एंटरप्रेन्योर का 240%। बहुत बार मैंने देखा कि सेल तो उसने कर लिया, माल तो बेच दिया उसने, लेकिन पेमेंट नहीं आती। अधिकतर कपड़े के धंधे में यार पेमेंट आती नहीं। तो हम हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन और डेवलप करते हैं, हम उसको इफेक्टिव बनाते हैं कि आप कैसे पैसा मांगो कि आपका पैसा टाइम से आए। तो पेमेंट कलेक्शन की समस्या में भी हम काम करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि आज तक प्रोग्रेस अलायंस ने करीबन 150 करोड़ रुपए का पेमेंट ऐसा कलेक्शन किया है जो 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 साल से नहीं आ रहा था। एक एंटरप्रेन्योर पेमेंट मांगता ही नहीं है, और उसका मूलभूत कारण है डर। अगर मैं पैसा मांगूंगा तो ग्राहक टूट जाएगा, जबकि ये मिथ्या है, ऐसा होता नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं कि आप इफेक्टिवली पैसा मांगे और सामने वाला देगा। तो पेमेंट कलेक्शन की समस्या पे भी हम काम करते हैं। तीसरी बड़ी समस्या है स्टॉक। अधिकतर व्यापार का पैसा स्टॉक में फंस जाता है, मंदी आ जाती है, पैसा उसमें टूट जाता है। तो कैसे कम स्टॉक में ज्यादा धंधा कर सके, उसमें भी हम हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन और डेवलप करते हैं। और इसके बाद अगर वो सेल भी कर लिया, अगर वो पेमेंट भी कर लिया, मंगा लिया, अगर उसने स्टॉक रिडक्शन भी कर लिया, तो सबसे बड़ी चीज जहां पे एंटरप्रेन्योर्स फंस जाते हैं, दैट इज लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट। ओके। लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट्स के चक्कर में एक एंटरप्रेन्योर ऐसा फंसता है अपने एक्सपेंशन के चक्कर में कि वो पूरा अपना दिनचर्या, अपनी जिंदगी की मेहनत बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए करता है। तो हम हमारे एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट्स में से भी फ्रीडम दिलाने का काम करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, आज मुझे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि प्रोग्रेस अलायंस ने आज तक मोर देन 2000 करोड़ से भी ज्यादा तक का लोन हमारे सदस्यों का भरपाई करवाया है, और 300 से अधिक कंपनियों को हमने लोन फ्री किया है, जो ऋण मुक्त होकर के शांति की जिंदगी से व्यापार कर। तो ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स बिजनेस के हैं जिसमें प्रोग्रेस अलायंस काम कर। सर, आपके जैसे ये 5,000 मेंबर है, सूरत में कितने मेंबर है और कौन कौन सी सिटी में आपकी ब्रांचें हैं? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा कि हम लोग है ना मेंबर वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि ये कोई संस्था नहीं है, ये एक परिवार है। हम पार्टनर वर्ड यूज करते हैं। अच्छा। आप हमारे पार्टनर हैं। तो प्रोग्रेस अलायंस में मेंबर नहीं होते, उसमें पार्टनर होते हैं। तो सभी लोग जो प्रोग्रेस अलायंस में है वो उसके प्रोग्रेस अलायंस पार्टनर्स हैं। ओके। प्रोग्रेस अलायंस में आज 5,500 लोग हैं जो इस परिवार का हिस्सा हैं, और करीबन ये जो पूरी संस्था है ये छोटे छोटे इकाइयों में काम करती है। 50 से 55 लोगों का एक ग्रुप होता है जिसको हम एक चैप्टर के नाम से बुलाते हैं। ऐसे टोटल 60 चैप्टर वर्तमान में अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। सूरत के अंदर करीब 40 से 42 चैप्टर चलते हैं। सूरत के अलावा जब लोगों को ये चीज का पता लगने लगा और लोग कहने लगे कि भाई हमें भी हमारे शहर में शुरू करना है, तो हमने कहा करो। तो अगर हम वेस्ट साइड जाएंगे तो नवसारी, बारडोली, वापी,
अंकलेश्वर, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, जेतपुर, यहाँ तक कि नासिक, मुंबई और हैदराबाद में भी हमारे चैप्टर्स हैं, जिसमें लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अपने जीवन को आगे लेके जाते हैं। सर, प्रोग्रेसिव अलायंस के बारे में, जर्नी के बारे में बहुत मजा आ रहा है। ऐसे कौन कौन से शख्सियत है जो प्रोग्रेसिव अलायंस के थ्रू आगे बढ़े सूरत में? ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कोई नाम मेरे को बताएंगे तो देखिए, बहुत मैं खुशी आपको होगी। बताऊं कि प्रोग्रेस अलायंस ग्रोइंग टुगेदर के सिद्धांत पे काम करता है और मेनली इसके जो लोग हैं वो एसएमई और एमएसएमई हैं, जिनकी सेल 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में। तो ऐसे लोग जो प्रोग्रेस अलायंस से जुड़ करके जिन्होंने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके गया, उसमें सबसे पहला व्यक्ति अगर कोई है तो वो आपके सामने बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सेल प्रोग्रेस अलायंस में जुड़ने से पहले 4-5 करोड़ रुपए हुआ करते थे ओके। और प्रोग्रेस अलायंस में जुड़ने के बाद ईयर ओ ईयर मेरी सेल डबल हुई। यहाँ तक कि आपको जान के हैरानी होगी कि कोविड में भी मेरी सेल ग्रोथ हुई। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर जिनकी सेल में हमने 5 से 500 करोड़ तक पहुंचा दी है। इंजीनियरिंग कंपनीज है, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिन्होंने अपने टर्नओवर को 2 करोड़ से 50 करोड़ तक पहुंचाया। बहुत सारे नंबर ऑफ पीए पार्टनर्स हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य ही है ग्रोथ और हम एंटरप्रेन्योर को हमारे देश में फौजी जो हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, उसके बाद मेरा ये स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत मानना है कि फौजी के बाद अगर देश की कोई सेवा करता है तो वो एक बिजनेसमैन, वो एक एंटरप्रेन्योर है। और वो मैं क्यों ऐसा कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि फौजी देश की सरहद पर खड़ा होकर सीने पे गोली खाता है। हमारे में वो हिम्मत नहीं है कि हम सरहद पर जाकर के गोली खा सके जरूरत पड़ने पर, लेकिन उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर ही ऐसा व्यक्ति है जो सबका पेट पालता है, उसके बाद खुद खाता है। पहले वो भाड़ा चुकाता है, सरकार को टैक्स चुकाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, सप्लायर को पैसा देता है, टीम को सैलरी पे करता है और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो घर पे लेके आता है। तो सबका पेट पालने के बाद जो अपना पेट पालता है वो है एंटरप्रेन्योर। तो हमारा व्यक्तिगत मानना है कि हम देश के विकास में, देश की सेवा में एक एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और जब हमें हमेशा प्रोग्रेस अलायंस में कहता हूं कि जब आप सेल ग्रोथ करते हैं तो आप देश के विकास में सहभागी होते हैं। जब आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं तो आप देश की इकोनॉमी में, देश की सेवा में काम करते हैं। जैसे एक फौजी हमारे देश की रक्षा करता है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, आप बिजनेस ग्रोथ करके गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, जिससे इतना डेवलपमेंट होता है। इसलिए आप अगर यहाँ पे गोली नहीं खा सकते, अगर आप सरहद पर जाकर के लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो बिजनेस को ग्रोथ करके भी आप और मैं देश की सेवा कर सकते। सर कमल जी, ट्रम्प के 10 प्लान के बाद कपड़ा निर्यात को और सूरत के व्यापार को किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ट्रंप के जो टैरिफ प्लान है उसका इम्पैक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्षणिक, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन सूरत की इंडस्ट्री को दूर दूर तक कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। चाइना आज वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट करता है। ये जितना भी सामान पड़ा है इसमें मोस्टली जो भी यहाँ पे आया, चाइना उसमें राज करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चाइना साड़ी नहीं बना सकता। चाइना ने साड़ी बनाना शुरू नहीं किया है, राइट। चाइनीज मशीन्स आती है लेकिन चाइनीज फैब्रिक्स नहीं बना सकते। तो इंडिया, खास करके सूरत की इकोनॉमी जो है वो इनोवेशन में, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में और प्रोडक्शन के अंदर इतने आगे है सूरत, उसके टेक्सटाइल उद्योग को दूर दूर तक कोई भी खतरा, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेम्पररी ऐसा हो सकता है कि आप साहब पर्टिकुलरली यूएस के कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कुछ आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाए, कुछ आपके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको दिक्कत की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा डिमांड है हमारे चीजों की, हमारे प्रोडक्ट्स की। आज हम बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो बनाए हुए यहाँ पे गारमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट के जो कपड़े हैं, वो जिस कॉस्ट में और जिस इनोवेशन में जाते हैं वो दूसरा कोई भी देश नहीं दे सकता है। और हमारी खुद की इतनी खपत है। आप समझिए दूसरे देशों को हिंदुस्तान आना है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि साहब हमें आपके देश में चीजें बेचने का मौका दीजिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब तो मुहिम शुरू कर दी है, वो है मेक इन इंडिया। इसलिए हमारी खुद की कंजप्शन 150 करोड़ से ज्यादा की है, इसलिए हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे खुद के देश के अंदर इतना है। और रही बात एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में भी जैसे आज बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का 90% फैब्रिक बांग्लादेश में जो जाता है वो हिंदुस्तान से ही जाता है। कमल जी, एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट मैं सूरत में देखता हूँ क्योंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। पर डे हमारे पास ऐसी काफी सारी न्यूज आती है कि किसी व्यापारी के 2 करोड़ गए, किसी के 5 करोड़ गए, किसी व्यापारी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये फ्रॉड को आप क्या वजह मानते हैं और इसका क्या उपाय है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से तो ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति है ना चोर नहीं है। 1% या 1% से भी कम ऐसे लोग हैं जो इंटेंशनली ऐसा करते हैं। नॉर्मली जो हमारे व्यापारी भाइयों के पैसे फंस जाते हैं उसमें है कि व्यापार का संचालन बराबर ना करना। जिस व्यापारी में पैसे फंस गए हैं वो व्यापारी या तो उसने शादी में खर्चा ज्यादा कर दिया या उसने कोई मकान बना लिया। इस तरीके के केसेस ज्यादा आएंगे जहाँ पे हम व्यापारियों के पैसे फंस रहे हैं। 1 या 1% से भी कम ऐसी चीजें हैं जहाँ पे उसने
पूरा जाल बिछाकर इंटेंशनली ये हमारे सूरत के व्यापारी के साथ फ्रॉड किया। वो 1% केस है, लेकिन उस 1% केस में मैं 2 चीज़ों को जिम्मेदार मानता हूँ। पहली चीज़ है माल बेचने की जल्दी। हम एंटरप्रेन्योर्स को जल्दी चाहिए और ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा चाहिए वहाँ तो समस्या नहीं, लेकिन जो जल्दी चाहिए उसमें समस्या है। आपको उसने माल लिखाया, आपने उसका रेफरेंस निकाला, आपने उसकी दुकान देखी, आपने उससे 1-2 टर्नओवर किए, ये सब हम करते नहीं। एक बहुत पहले की घटना बताता हूँ कि मेरे एक सप्लायर को किसी ने बोला कि भई मैं संतोष टेक्सटाइल में काम करता हूँ। तो उसने संतोष टेक्सटाइल का नाम उसने सुना हुआ था, तो उस दलाल ने संतोष टेक्सटाइल का नाम दिया, तो उसने उसको कपड़ा उधार दे दिया। तो उस वीवर भाई को मुझे फ़ोन करके पूछना तो चाहिए बिल्कुल। कि भैया संतोष टेक्सटाइल आप ये एक्स पर्सन को जानते हैं कि नहीं जानते? अब वो फ्रॉड कर गया। तो उतावलापन जो होता है, वो उतावलापन इंसान को ऐसा करता है। कौन-सी मार्केट में है, उसकी दुकान घर की है कि नहीं है, कितने साल से काम कर रहा है और अब तो सरकार ने और सुविधा कर दी है। वो जीएसटी टाइम से भर रहा है कि नहीं भर रहा, वो भी चेक कर वो भी सकते हो। अपडेट रहता है। मेरा ये मानना है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए कोई परिस्थिति लोग जिम्मेदार नहीं है। जीवन में आपके जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। बहुत बड़ी बात। आप खुद ही ज़िम्मेदार हो। मैं आपको मेरा एक पिछले कुछ सालों का उदाहरण बताता हूँ। मेरा एक व्यापारी था और उसकी पेमेंट 6-6 8-8 महीने थी। अब 6-6 8-8 महीने के पेमेंट के व्यापारी को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? तो निश्चित तौर पे जवाब है नहीं, लेकिन मैं चला रहा था क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ ऐसा माल बन रहा था जो ₹100 का माल आउटडेटेड हो गया तो 80 में भी नहीं बिकता था। तो मैं उस व्यापारी को दे देता था ₹120 में। तो मेरे उस व्यापारी में पैसे फँसे। तो क्या वो पैसे व्यापारी की वजह से फँसे कि मेरे लालच की वजह से फँसे? तो जवाब है कि वो मेरे लालच की वजह से फँसे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं। तो जनरली जितने भी केसेस होते हैं, इन केसेस के अंदर सूरत के व्यापारी का उतावलापन, उसका कुछ चीज़ों को ध्यान ना रखना, ये कारण बनता है। हमारे जो व्यापारियों के जो पैसे फँस रहे हैं, उसके अंदर जो हमारी चेंबर है और जो फोस्टा जैसी हमारी संस्था है, जो हमारे व्यापारियों की हितों की रक्षा करती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। और हाल ही में मुझे जानकारी है, फोस्टा फोरम के नाम की एक ऐसी एप्लीकेशन भी है, जिसके अंदर आप सपोर्ट ले सकते हैं, आपके कौन से व्यापारी में कितने पैसे हैं, क्या है और संस्था हमारी फेडरेशन हमें मदद कर रही है हमारे पैसे निकलवाने में। तो वो एक बहुत ही सकारात्मक काम है, जो इस समस्या से लड़ने में भी अपना काम हो रहा है। सर, ये ऐसी प्रोग्रेसिव अलायंस में क्या बात है कि आपका कोई भी, जैसे आपका परिचय मेरे को दर्शन मानगुकिया से हुआ, ऐसी कौन-सी ट्रेनिंग देते हैं कि उनकी लैंग्वेज, उनकी हाव-भाव, उनके व्यापार करने का तरीका चेंज हो? प्रोग्रेस अलायंस 4 कोर सिद्धांतों पे टिका हुआ है। उसमें सबसे पहला कोर सिद्धांत है इंटेग्रिटी, दूसरा ऑथेंटिसिटी, कमिटमेंट एंड स्टैंड फॉर अदर्स। तो प्रोग्रेस अलायंस इस विचारधारा पे काम करता है, अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है, जानवर भी पालता है, जो दूसरे का करे वो इंसान। इंसान होने का सच्चा मतलब है किसी और के जीवन में योगदान देना। जैसे मैं आज आपको एग्जांपल दूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका कोई निजी स्वार्थ इसमें है, आपका एक ही हेतु है कि समाज में अगर सकारात्मक कोई काम हो रहा है तो वो लोगों तक पहुंचे। यही हेतु से आपने मुझे बुलाया है। ना आपने मुझसे कोई इसका चार्ज मांगा है, ना आपको इसका माइलेज लेना चाहते हैं, लेकिन लोगों के जीवन में मैं कैसे बदलाव ला सकूं, उसी लिए आपने ये सारा शुरू किया है। तो देखा जाए तो हम इंसानों के अंदर ईश्वर ने ये पहले से डाला है कि जब तक आप किसी दूसरे का अच्छा नहीं करेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लोग खूब बिजनेस करते हैं 25 साल, 30 साल, 40 साल तक और बाद में चेक बुक दे करके मंदिर और भवन बनवाते हैं। वो क्या है? वो यही है। वो यही है, वो अपने दादा के नाम पे एम्बुलेंस गिफ्ट करेंगे। वो क्या है? वो ये है कि इंसान को संचय करने में एक लेवल तक ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके बाद में उसको बांटने में ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बिल्कुल। प्रोग्रेस अलायंस में इस विचारधारा का प्रत्यारोपण हम लोग शुरू से करते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरे का कुछ किया तो जिए। प्रोग्रेस अलायंस के सदस्य एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, उसके बिजनेस को खड़ा करते हैं, उसको ग्राहक ला के देते हैं, उसका स्टॉक रिड्यूस कराते हैं, उसका लोन ठीक कराते हैं, उसके टाइम मैनेजमेंट पे काम करते हैं। यहाँ तक कि उसके व्यक्तिगत जीवन में पति पत्नी के रिश्ते पे हम काम करते हैं, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है उस पे काम करते हैं, माता पिता के साथ के रिश्तों को कैसे ठीक करना है, उनको कैसे समय देना है, उनको कैसे सेवा करनी है, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। और यही चीज है जो हमें दूसरी संस्थाओं से अलग। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारी संस्थाएं इस लेवल पे काम करती हैं, जहाँ जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, क्या अलग है प्रोग्रेसिव अलायंस? आपने सही कहा कि सूरत के अंदर बहुत सारी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु प्रोग्रेस अलायंस एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक परिवार है जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और नेटवर्किंग हमारा बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का एग्जांपल अगर मैं दूं तो हम गाय लाते हैं
तो हम दूध के लिए लाते हैं कि गोबर के लिए लाते हैं? बिल्कुल, दूध के लिए। दूध के लिए लाते हैं, लेकिन गोबर भी मिलता है बिल्कुल। जिससे हम वो थेपले बना लेते हैं, बराबर ना? इसी तरीके से प्रोग्रेस अलायंस में एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ खड़े रहने की भावना का विकास करना, ये हमारा दूध है और नेटवर्किंग हमारा वो गोबर है। दूसरी संस्थाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भी इस तरीके का काम कर रही है। इन प्रोग्रेस अलायंस का अपना एक मिशन है और वो मिशन है लोगों के साथ खड़े रहने की भावना का विकास करना। आज पिछले 40 सालों में इंसान के इंसान होने का जो मतलब है वो संकीर्ण हो गया है। अगर आप 40-50 साल पहले देखें तो लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, जान तक दे देते थे, समाज के लिए करते थे। अगर कोई व्यक्ति गांव से आया और उसने शहर में नाम कमा लिया तो अपने गांव में धर्मशालाएं बनवाता था, हॉस्पिटल बनवाता था। आज आप देखेंगे कि इसकी संख्या कम होती जा रही है। लोग अपने चाचा, ताऊ, मामा, इनके बच्चों को सपोर्ट करते थे, राइट? आज इसकी संख्या कम होती जा रही है। आज इंसान होने का मतलब सिर्फ 4 लोगों में सीमित होते जा रहा है, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। तो प्रोग्रेस अलायंस वापस से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फिर से जागृत करने का काम कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। पूरी धरती ही मेरा परिवार है। अगर आज मेरे पास कोई मेरे नया व्यापारी आए और वो बोले कि मुझे 10 अच्छे व्यापारियों के नाम दे दीजिए, तो प्रोग्रेस अलायंस का कोई भी आराम से दे देगा। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रोग्रेस अलायंस का दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके पास जाए और उसको बोले कि आप कैसे बिजनेस करते हैं मुझे समझाओ, तो वो पूरे सिस्टम दे देगा। अगर सेम कंपनी में काम करने वाले 2 इंजीनियरिंग कंपनी है, तो एक इंजीनियरिंग कंपनी का व्यक्ति दूसरी इंजीनियरिंग कंपनी के बाद पास जाएगा तो उसको पूरी फैक्ट्री विजिट करवा देगा। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका हो जाएगा तो मेरा कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी ताकत प्रोग्रेस अलायंस की है कि प्रोग्रेस अलायंस देने की भावना में विश्वास रखता है। और मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि जो अंगुलियां दूसरों को तिलक लगाती है, उनकी अंगुलियां अपने आप चंदन लग जाती है। हमारे प्रोग्रेस अलायंस में इस नियम को हमने बहुत पहले जान लिया कि आप एक बीज लगाओगे तो आपको 1000 फल मिलेंगे। बोलते भी हैं कि कुदरत को आप जितना दोगे कुदरत 100 गुना देगी, लेकिन ये बड़ी ही दुख की बात है कि हम इंसानों के लिए ये आयाम, ये संदर्भ अवेलेबल नहीं है कि मैं अगर देना शुरू करूं तो कुदरत मुझे अपने आप देगी। लोगों को होता है कि मैं पहले कर लूं, बाद में मैं करूं, और प्रोग्रेस अलायंस इस विचारधारा को तोड़ता है, इसके अंदर बदलाव लाने का काम करता है। तो निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि प्रोग्रेस अलायंस जो काम कर रहा है वो एक अलग काम है, लोगों के अंदर देने की भावना विकसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो सभी संस्थाएं करें तो ये देश और समाज बहुत आगे बढ़ेगा। सर, कैसे काम होता है, कैसे जीवन में बदलाव आता है, हाँ। थोड़ा-सा बताइए? तो जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रेस अलायंस पहले तो सबसे पहला क्षेत्र जिस पे काम करता है वो व्यापार, बिजनेस, और बिजनेस के अंदर अलग-अलग एस्पेक्ट मैंने बोले, सेल्स, पेमेंट कलेक्शन, स्टॉक रिडक्शन, लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट टीम, ये एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट है पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें करेज, कॉन्फिडेंस, फियर, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, इसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। और इस पे काम करने के हमारे 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हमारी रेगुलर मीटिंग्स, जिसमें हमारा एंटरप्रेन्योर एक्शन लेता है। दूसरा हमारा तरीका है हमारे कुछ प्रोग्राम्स जो स्पेसिफिक इंटेंशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान ली किसी को पेमेंट की समस्या है, उसका पेमेंट नहीं आता है, तो जिस जिस व्यक्ति का पेमेंट नहीं आता है, इन लोगों को हम एक साथ बिठा करके सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के अंदर ट्रेन और डेवलप करते हैं। मान लीजिए हमारे पूरे 5000 लोगों में से 100 लोगों को लोन मुक्त होना है, तो हम उन 100 लोगों को बिठा करके भरोसा है तो मुमकिन है ऐसे नाम का इनिशिएटिव है जो लोगों को लोन मुक्त करता है। तो पहला तरीका हो गया हमारा मीटिंग्स, दूसरा तरीका हो गया हमारे प्रोग्राम्स, तीसरा हमारा तरीका है हम सिंगल डे के प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस प्रोग्राम, जो हम 1500 लोगों के ऑडिटोरियम के अंदर एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वंदन प्रोग्राम, जहाँ पे हम माता पिता को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनने जो मेहनत हमारे पे की। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस तरीके से एक पेड़ अपनी जड़ों से कट के कभी हरा भरा नहीं रह सकता, वैसे ही हम इंसान जो हैं, हमारी जड़ें हैं हमारे माता पिता। माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई भी व्यक्ति कितना भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो बढ़ गया है वो क्षणिक है, अगर वो बढ़ गया है तो उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो माता पिता के साथ एज अ सोर्स हमारा कनेक्शन मजबूत हो, इसके लिए हम वंदन प्रोग्राम करते हैं। इसी तरीके से हमारी कंपनियों में काम करने वाले हमारे टीम मेंबर्स, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए हम सफल प्रोग्राम करते हैं। ऐसे अलग अलग इवेंट्स हैं जिसके जरिए हम हमारे सदस्यों में बदलाव लाने का काम करते हैं, उनके वैल्यू एड करते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ऐसे 4-5 डायमेंशन है जिससे हम लोगों के जीवन में काम करते हैं। सर, इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं,
कभी कोई युवक स्ट्रगल कर रहा है, कौन सा स्टेप अपनाना चाहिए जिससे वो बाहर आ सके? 2-3 चीजें मैं बोलूँगा आज के एंटरप्रेन्योर को, जो अगर वो अपने जीवन में अपनाए। सबसे पहला हैव विजन ऑफ योर लाइफ। लोग सुबह निकलते हैं, रात को आ जाते हैं, उनके दिमाग में विजन होता है मुझे बिज़नेस ग्रो करना है, लेकिन पेपर पे सामने नहीं होता है। तो पहले सबसे पहले अपने जीवन के, अपने बिज़नेस के लक्ष्य बनाइए। 1 साल का लक्ष्य बनाइए, 5 साल का लक्ष्य बनाइए, 10 साल का लक्ष्य बनाइए। आपको जान के हैरानी होगी कि लेस देन 1% लोगों के पास लिखित लक्ष्य होते हैं और दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की संख्या भी लेस देन 1% है। ओके। इसलिए अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को पेपर पे डालिए, अपने आंखों के सामने रखिए। ये करना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी, जल्दी और ज्यादा के लालच में ना पड़े। अगर कोई ये बोले कि मेरे को 5 महीने में बच्चा पैदा करना है, तो वो नहीं होने वाला है। उसके लिए जो 9 महीने का समय लगना है वो लगना ही है। आज के एंटरप्रेन्योर्स में मैंने ये पाया है कि उसको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। अरे आप अपने पिताजी को देखिए, आप अपने दादाजी को देखिए, उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना समय किया। उचित समय आने पर ही सब चीज होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दादाजी ने अगर 20 साल में जो हासिल किया वो आप 5 साल में नहीं कर पाएंगे, लेकिन चीजों को समय दीजिए। आज का एंटरप्रेन्योर क्या करता है, 5 महीने काम करता है, बिजनेस थोड़ा सा ठीक चला, तुरंत दूसरा बिजनेस शुरू करता है और वो दूसरा सेट नहीं होता और पहला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए चीजों को समय दीजिए। सो जल्दी के लालच में ना पड़े, ये मुझे दूसरा चीज है। और तीसरा चीज है परसिस्टेंस। बिजनेस का पैटर्न बदल रहा है। आज के अगर 20 साल पहले आप देखेंगे तो आपके घर में एक निश्चित व्यक्ति, एक निश्चित दुकानदार से किराना आता था। आपके पापा बोलते थे इसी से लाना है, क्योंकि वहाँ एक रिलेशन था। वो 2 रुपए ज्यादा भी लेता था तो आपको वहीं से किराना लेते थे आप। लेकिन आज का जो कस्टमर है, जो यंग है, वो ऐसा नहीं है। उसको कोई फीलिंग नहीं है कि वो गांधी की दुकान से किराना आना चाहिए। उसको तो जहाँ फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ डिस्काउंट मिलेगा, जहाँ ऑफर मिलेगा, वो उससे लेने वाला है। तो आपको अब ज्यादा एक्टिवेट रहना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट अगर आपको सेल करने हैं तो आपको ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, कॉम्पिटिटर कैसे मैं अपने ग्राहक तक पहुंचूं, ये सारी चीजें आपको करती रहनी पड़ेगी। पुराने वाले तरीके नई समस्याओं के लिए अब नहीं चलेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके। आपने शुरू में बताया आप कोई मोटिवेटर तो नहीं है, लेकिन इन पिछले कुछ समय से मैं फील कर रहा हूँ कि एक अच्छे मोटिवेटर में जो गुण होने चाहिए वो प्रैक्टिकल आपने अपने व्यापार में रह के और एक नेटवर्क बना के जो चीजें शेयर की है, जो प्रैक्टिकल बात बताई है, वो सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग की ऑडियंस के लिए बहुत लाभदायी साबित होगी। कमल जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट सेंटर में पधारने के लिए। सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग का व्यक्तिगत रूप से मैं आभारी रहूंगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया है अपने विचारों को व्यक्त करने का। और खासकर से व्यक्तिगत रूप से सुरेंद्र जी, आपका धन्यवाद कि आपने प्रोग्रेस अलायंस और श्री संतोष टेक्सटाइल को इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका दिया। साथ ही साथ सभी लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को आपने सुना और मेरे विचारों को आपने स्वीकार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो आज थे ये कमल जी देवड़ा, जिनकी इतनी बड़ी शख्सियत ये समझ लो कि मेरे को भी पॉडकास्ट के दौरान मालूम पड़ी। मैं अगले एपिसोड में आपसे तुरंत मिलेंगे सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के नेक्स्ट पॉडकास्ट।